बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ यूट्यूब पर पेपर डिस्कशन सेशन। और आज हम लोग का पेपर है RBTS टेस्ट सीरीज का पेपर था, जो कि एक 11वां पेपर है और 18 फरवरी 2026 को हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों पेपर हुआ। पेपर काफ़ी ठीक था, पेपर काफ़ी बढ़िया था, आप सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इसके लिए आप सभी धन्यवाद। और सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने हमारे और साथियों को वो धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 136 से 180 तक की जर्नी की और मैं 91 से 135 तक की जर्नी आखिर करूँगा। पहला सवाल आप देख सकते हैं हमारे सामने है क्लोनिंग वेक्टर BT, यहाँ पर मैचिंग है, ठीक है। अब देखिए पहले का क्लोनिंग वेक्टर, आपको मालूम है क्लोनिंग वेक्टर का मतलब कोई वेक्टर ऐसा हो, वेक्टर है जिसके पास कम से कम ओराई होना चाहिए, कुछ रिकॉग्निशन सीक्वेंस होने चाहिए ताकि किसी एलियन DNA को अपने पर लाइगेट कर सके और होस्ट के अंदर जा करके अपनी मल्टीपल कॉपी बना सके। तो आपको तो ये बात पता था कि क्लोनिंग वेक्टर की अगर हम बात करें तो PVR 322 होता है, ये मैन मेड है। BT का मतलब होता है बैसिलस thuringiensis, एक प्रकार का टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को कोड करता है और ये कॉटन में उसको पेस्ट रेजिस्टेंस बनाता है। तो ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन करता है BT जीन, ठीक है, याद रखिएगा। और प्रोटीन का होता है कैपिटल C से लिखते हैं और जीन को स्मॉल c से लिखते हैं, याद रखिएगा। इसी में आपने पढ़ा था क्राई फर्स्ट AC, क्राई सेकेंड AB जो कॉटन बोलवन के था, क्राई फर्स्ट AB जो कि कान बोलर के लिए था। फिर लिखा सेलेक्टेबल मार्कर, कहते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को सेलेक्टेबल मार्कर कहा जाता है जो ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है। जैसे कि आपकी किताब में लिखा है TET-R, जैसे कि आपकी किताब में लिखा है EMP-R, ये क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, रेजिस्टेंस जीन, ये आपके सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं। फिर लिखा है मॉलिक्यूलर सीजन, आपको पता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो सेलेक्टेबल मार्कर क्या हो गया, एम्पिसिलिन जीन। तो मुझे दिख रहा है A थर्ड, B फोर्थ, C सेकेंड, D फर्स्ट, ठीक। अब देखिए मॉलिक्यूलर सीजर्स का मतलब ऐसा कोई जैविक अणु जो किसी चीज़ को कट करे, तो आपको पता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम DNA को एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे कट करता था, तो क्या आंसर आ गया फर्स्ट। अब देखिए इंडियन गवर्नमेंट है सेटअप ऑर्गेनाइज सच एज GAC जेनेटिक अप्रूवल कमेटी विच विल मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैरायटी एंड सब्जेक्ट। देखिए आपको पता है कि हम कोई एक्सपेरिमेंट करें किसी जीव के अंदर, उसके जीन मैनिपुलेशन करें, आपने जीन में मैनिपुलेशन किया किसी पर्पज के लिए, मान लीजिए उसके जीन में कुछ इस प्रकार से चेंज आया कि उस सराउंडिंग में जितने भी उसके और बायोटिक कंपोनेंट के जीव थे उस पर उसका निगेटिव इंपैक्ट आने लगा, तो आपने अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए उसके जीन में चेंज किया होगा, लेकिन जो उसका निगेटिव इंपैक्ट बाकी जीवों में पड़ने लगा तो उससे पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होने लगेगा। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए एक आपकी कमेटी बनाएगी कि जो इस बात को करेगी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड आपने कोई जीव बनाया है क्या उसका नुकसान है, क्या उसका फ़ायदा है, पब्लिक को कोई इससे नुकसान तो नहीं इन केस फ्यूचर। तो ये सारी बातें देखने के लिए कमेटी बनाई गई। फिर लिखा है जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑलवेज है प्रेडिक्टेबल रिजल्ट, नहीं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन आपने कर दिया, अब उसका होता है अनप्रेडिक्टेबल कि क्या रिजल्ट हो जाएगा। आप पहले से नहीं जानते किसी का भविष्य, हाँ अपना भविष्य नहीं जानते, तो आपने किसी के जीन में चेंज कर दिया तो आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, निगेटिव डालेगा, कितना पॉजिटिव होगा, कितना निगेटिव होगा। और जिस प्रोडक्ट के लिए हम अपने जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कर रहे हैं क्या उस प्रोडक्ट को प्रॉपर कंसंट्रेशन, प्रॉपर अमाउंट में ये जीन प्रोड्यूस करेगी अपने रिकॉम्बिनेंट होस्ट में। तो कई सारी बातें हैं, तो ये अनप्रेडिक्टेबल होता है, याद रखिएगा। तो स्टेट फर्स्ट सही है, दूसरा फॉल्स है, थर्ड आंसर। अब देखिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, आपको बताया गया था कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स थे उनके कुछ उपयोग बताए गए थे, उनमें से एक उपयोग था बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, एक उपयोग था बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ठीक। और उसमें एक केस था आपका ह्यूमन प्रोटीन थी अल्फा 1 लैक्टोल्विन रोजी के द्वारा, और दूसरा बनाया गया था अल्फा जो कि एम्फाइसीमा को ट्रीट करता था। याद रखिए क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकेंड AB कॉटन बोलवर्म, तो क्राई फर्स्ट AC कॉटन बोलवर्म, क्राई फर्स्ट AC कॉर्न बोरर, ठीक। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ADA डेफिशिएंसी। अब देखिए ADA क्या सर, एक प्रकार का SCID है, इसमें B लिम्फोसाइट T लिम्फोसाइट दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं और इम्यूनिटी पूरी तरह बॉडी की वीक हो जाती है, बहुत ज़्यादा मल्टीपल इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो इसको क्योर करने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी और रेट्रो इम्प्रूव्ड आपके लिम्फोसाइट डाला जाता है। लेकिन अंत में जब ये सब थे टेम्प्रेरी क्योर, बाद में जब परमानेंट क्योर की बात आई तो हमने अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ADA को बनाने वाली जीन को ही डाल दिया था उस एम्ब्रियो के अंदर, जिससे परमानेंट क्योर हो गया था। तो मुझे पता है A थर्ड है, उसके बाद B फोर्थ है, C फर्स्ट है, D सेकेंड है, क्या आंसर आ गया फर्स्ट।
लिखा है कि सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखिए क्या है जो कहते हैं किसी जेल का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब सेपरेशन। सेपरेशन किसका किया आपने सर? डीएनए का किया। क्यों किया? अकॉर्डिंग टू साइज किया सर। साइज के अनुसार, अकॉर्डिंग टू साइज आप डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग करें। किताब में देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपके कुएं बने हुए हैं, ठीक है, कुएं बने हुए, एक अनडाइजेस्टेड होता है और कुछ में देखिए बड़ा टुकड़ा जो होता है यहाँ रह जाता है और छोटा टुकड़ा यहाँ रह जाता है और छोटा यहाँ और छोटा यहाँ, और ये पोल होता है भैया एनोड का, ठीक, ये होता है कैथोड का, ठीक, चूँकि निगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। डीएनए अपने चार्ज की वजह से मूव करता है इस तरफ, और जो आपका एग्रोज जेल होती है, जो आपकी एग्रो जेल होती है, इसके मूवमेंट को रेजिस्टेंस करती है। तो जिसका साइज ज़्यादा होता है तो ज़्यादा रेजिस्टेंस उसको अचीव मिलता है, तो ये पीछे रह जाता है, बड़े वाले छोटे वाले सबसे आगे निकल जाते हैं, याद रखिएगा। तो लिखा है कि यूज इन बायोटेक्नोलॉजी एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये ठीक है। 2 and 4 रो डाइस्टेड एंड 1 रो फॉर अनडाइस्टेड, बिल्कुल सही है। और यूज मेटेलिक प्लेटनिक, ग्लास या प्लास्टिक के बोतल इस्तेमाल किए गए थे। और 4 कुएं नहीं होते, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये गलत है। अब देखिए जो डीएनए माइग्रेट करता है वो मीडियम में माइग्रेट करता है, मीडियम में माइग्रेट करता है, दैट इज जेल। माइग्रेट करता है, मीडियम माइग्रेट करता है, दैट इज जेल, याद रखिएगा। ना कि प्लेट के अंदर, जो प्लेट आपने इस्तेमाल की है ग्लास या प्लास्टिक की, उसके अंदर नहीं मूव करता है, मूव करता है आपके मीडियम के अंदर, तो ये भी गलत है भाई, ठीक। तो फर्स्ट ए और बी सही है, दैट इज फर्स्ट आंसर। लिखा है कि RNAi, कुछ नहीं सर, आपको मालूम था कि ध्यान से देखिए जब आप पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन तो उसमें एक लाइन लिखी है कि क्या वजह होती है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होने के बावजूद भी केवल एक स्मॉल पार्ट का एक स्मॉल सेगमेंट ही आपका mRNA बनता है, दोनों के दोनों mRNA नहीं बनते। तो वहाँ पर एक्सप्लेन दिया गया है कि अगर दोनों स्ट्रैंड के mRNA बनेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे और हमारी प्रोटीन आगे बन नहीं पाएगी। और मान लो 2 आपके स्ट्रैंड बन गए तो दोनों के दोनों प्रोटीन करेंगे, तो एक जीन के 2 फंक्शन, 2 आपके प्रोटीन हो जाएंगे, तो मल्टीपल फंक्शन उसका शो करेगा। तो ये जो चीज़ नेचुरली हो रही थी कि नेचर में आप देखिए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नेचुरली हो रहा था, डीएनए से केवल एक ही स्ट्रैंड आपका mRNA का बनता था। तो इसी बात को हमारे वैज्ञानिकों ने फ़ायदा उठाया कि हमें पता कोई भी पैरासाइट, कोई पैथोजन हमारे शरीर में अपने जेनेटिक मटेरियल की वजह से ही हमें नुकसान पहुंचाता है, तो क्यों ना हम उसके एक्सप्रेस होने से उसको रोक दें। तो यही तरीका अप्लाई किया गया मिलाडोगानी इंकोग्निसिया पर, जिस पर हमने डबल स्टैंडर्ड RNA बना दिया उस मिलाडोगानी इंकोग्निसिया का, वो टोबैको प्लांट को नुकसान नहीं पहुँचा रहा था। तो RNA क्या है? साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA वाया फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड RNA। फिर लिखा ADA-cDNA, ये आपका रेट्रोवाइल वेक्टर इस्तेमाल किया गया था, ये किताब में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। फिर लिखा विटामिन ए एनरिच, ये गोल्डन राइस होती है, ये बायोफोर्टिफाइड होती है, याद रखिएगा, ये बायोफोर्टिफाइड होती है। फिर लिखा निमेटोड स्पेसिफिक जीन, इसको भेजा गया था एग्रोवेटिव ट्यूमेफेसियंस की मदद से, ठीक। तो मुझे दिख रहा है A सेकेंड, B फोर्थ, C फर्स्ट, D थर्ड, क्या आंसर आ गया? सेकेंड। फिर लिखा एग्रोट्यूमेफेसियंस, आपको पता है TI प्लाज्मिड इसके पास होता है, ये बड़ा सा इसके पास प्लाज्मिड होता है TI प्लाज्मिड, और इसके ऊपर यहाँ पर एक tDNA होता है, और यही tDNA की वजह से ही TI प्लाज्मिड बीमारी काज करता है, क्राउन गॉल ट्यूमर करता है। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि ये बैक्टीरिया जब जाता है तो अपना TI प्लाज्मिड पौधे के डिलीवर कर देता है, और इस tDNA की वजह से उसके बीमारी होती है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इस tDNA की जगह कट करके अपना डिजायर DNA लगा दें, तो जब ये नेचुरल में इन्फेक्शन करेगा तो ये डिसार्म, अब चूंकि इसी tDNA की वजह से ये बीमारी काज करता था, तो पहले हार्म था, अब इसको हार्मलेस बनाया गया, डिसार्म किया गया। तो इसी वजह से ये चला जाता है प्लांट के अंदर, और प्लांट के अंदर जाएगा तो बीमारी तो नहीं काज करेगा, लेकिन हमारी डिजायर DNA पौधे के अंदर पहुंच जाएगी, याद रखिएगा। तो भाई ये TI प्लाज्मिड है, बैसिलस थूरिनजिएंसिस आपको पता है ये क्राई जीन होती है, अभी मैंने पहले बताया। और मिलाइडोगानी इंकोग्निसिया टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता था, और जीन थेरेपी किसके लिए की गई थी? सबसे पहले ADA के लिए 1990 में, ठीक। हमने एक हेल्दियर जीन को रिप्लेस किया, किससे? फॉल्टी जीन से। तो यहाँ पे A फोर्थ, B थर्ड, C फर्स्ट, D सेकेंड। अब देखिए कुछ नहीं, किताब को ध्यान से देखिए क्या लिखा सर, ये कॉटन बोल वर्म के लिए लिखा हुआ है, कॉटन बोल वर्म के लिए लिखा हुआ है। तो भाई कॉटन बॉल वन डिस्ट्रॉयड बाय कॉर्न बोरर, ये ठीक है। और ये फुल्ली मैच्योर्ड कॉटन बॉल, दैट इज फर्स्ट आंसर,
ये किताब में ही लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा डायग्राम को, देखिए डायग्राम में क्या से ये लिखा हुआ है। फिर लिखा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस हैव मेड इमेंस इम्पैक्ट इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर बाय इनेबलिंग मास प्रोडक्शन एंड सेफ एंड लेस इफेक्टिव। ठीक, तो कहते हैं कि मान लीजिए ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है कि लेस इफेक्टिव थेरापॉटिक ड्रग्स नहीं, तो लेस इफेक्टिव क्यों बनाएंगे? हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बढ़िया बने और ज़्यादा इफेक्टिव, लेस इफेक्टिव नहीं होगा, मोर इफेक्टिव होगा। गलत है। रिकमेंडेड थेरापॉटिक्स इंड्यूस अनवांटेड नहीं, जब आप जो नेचुरल आपकी बीमारियां थी, नेचुरल कोई चीज़ होती वो आपके अनवांटेड इम्यून रिस्पॉन्स देता था, और उस कमी को दूर करने के लिए बायोटेक का, तो कह रहे हैं कि रिकमेंडेड थेरापॉटिक्स इंड्यूस अनवांटेड इम्यून रिस्पॉन्स एज इज कॉमन केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट आइसोफोन ना। नहीं सर, ये आपके अनवांटेड नहीं होते हैं, ये दोनों गलत है सेंटेंस, याद रखिएगा बच्चों। तो ये दोनों सेंटेंस फॉल है। अब इसमें क्या इसमें होना चाहिए था कि ये अनवांटेड काम यहाँ होना चाहिए था, आइसोलेट फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्स से। नॉन ह्यूमन सोर्स से अगर आप कोई चीज़ अपने प्रोडक्ट को लेके आओगे तो वो इम्यून रिस्पॉन्स करेगा, बॉडी एंटीबॉडी एंटीजन की तरह ट्रीट करेगी उसे। तो ये दोनों सेंटेंस का मोर इफेक्टिव होना चाहिए, और इंड्यूस अनवांटेड ये गलत है भाई, सेकेंड आंसर। लिखा टीआई प्लाज्मिड ऑब्टेन फ्रॉम एग्रोटियोफेसियंस इज इफेक्टिवली यूज्ड एज जीन ट्रांसफर फॉर एनिमल सेल। नहीं, आपको पता है कि एग्रोबैक्टीरियम का जो होस्ट होता है वो सेवरल डाइकॉट प्लांट होता है, एनिमल नहीं होता, और एनिमल में माइक्रो इंजेक्शन इस्तेमाल किया गया था। पार्ट ऑफ टीआई प्लाज्मिड ट्रांसफर्ड इनटू द डीएनए ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड टीडीएनए। बिल्कुल ठीक है सर, तो टीआई प्लाज्मिड का पार्ट ट्रांसफर होता है, तो पहला फॉल्स है और दूसरा सही है। ठीक, तो क्या आंसर आ गया? फोर्थ। अब कुछ नहीं सर, इसको तो आप पहचान ही लिए, ये आपको टोबैको प्लांट को दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये टोबैको प्लांट दिखाया जा रहा है कि रूट्स ऑफ ए टिपिकल कंट्रोल प्लांट है, और बी वाला कह रहे हैं कि ट्रांसजेनिक प्लांट रूट्स 5 days आफ्टर डिलीवाइड इन्फेक्शन और निमेटोड बट प्रोटेक्ट थ्रू नॉवल मैकेनिज्म। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे आप देखिए ये कोई एक टिपिकल प्लांट है जिसके अंदर ये रूट नोडुल बन जा रहा है, तो ये तो बीमारी काज कर रहा है, लेकिन इस पर हमने RNAi mRNA साइलेंसिंग का उपयोग किया गया है थ्रू नॉवल मैकेनिज्म। दैट इज फर्स्ट आंसर। बुक को देखिए, डायग्राम बुक में क्या लिखा बच्चों। अब देखिए पहले वाले में देखिए कि लिखा है कि रूट्स ऑफ ए टिपिकल कंट्रोल प्लांट, ठीक है, फिर लिखा ट्रांसजेनिक प्लांट रूट्स 5 days आफ्टर डिलीवरटाइड इन्फेक्शन ऑफ निमेटोड बट थ्रू द नॉवल मैकेनिज्म। तो ये दो डायग्राम बुक में लिखे हुए हैं। आए थे क्वेश्चन नंबर 101, लिखा था सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट रिगार्डिंग बी टॉक्सिन। तो बीटी टॉक्सिन आपको पता है कि एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से निकलता था, जिसे आप बैसिलस थूरिनजिएंसिस के नाम से जानते थे। ठीक, तो भाई ये तो सही है कि ये गलत हो गया। टॉक्सिन इज प्रोटीन एंड एक्सट्रैक्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आपके इंसेक्ट को खत्म करता है, उसके मिड गट में लार्वा वाले स्टेज को खत्म करता है, रखिएगा। टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय एक्टिव नहीं, इनएक्टिव फॉर्म में होता है प्रोटॉक्सिन, इसलिए बैक्टीरिया को हार्म नहीं करता। टॉक्सिन कोड बाय द क्राई जीन, ठीक है, क्राई फर्स्ट ए सी, क्राई सेकेंड ए बी, क्राई फर्स्ट ए बी। बी टॉक्सिन एक्टिविटी इंसेक्ट एल्कलाइन पीएच, तो लिखा BDE। क्या आंसर आ गया? थर्ड। अब देखिए इंसुलिन यूज इन डायबिटीज वाज अर्लियर स्टेट फ्रॉम पेनक्रियाज फ्रॉम स्लॉटर्ड कैटल। ठीक है, इंसुलिन फ्रॉम एनिमल सोर्स cause some patient to develop allergy or other types of reaction to the foreign proteins। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस सही है कि शुरू शुरू में जो इंसुलिन निकाली जाती थी सोलर कैटिल से, वो आपकी एलर्जी काज करती थी। इस कमी को दूर करने के लिए हमने इलीली कंपनी ने बनाया आपका इंसुलिन, जिसपे उन्होंने सिस्टोन ए सिस्टोन बी दोनों ही आपके ई कोलाई में आपको डेवलप किया, और बाद में उसको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया है, याद रखिएगा। ये दोनों सेंटेंस सही है भाई। तो 102 का आंसर क्या आ गया? पहला लिखा है कि स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन आर गिवन व्हिच आर इनकरेक्ट अबाउट इंसुलिन। मैच्योर इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच। नहीं सर, मैच्योर इंसुलिन में C पेप्टाइड हट जाता है, केवल A और B पेप्टाइड रह जाते हैं वाया डाइसल्फाइड बॉन्ड से। गलत। फिर लिखा A पेप्टाइड B पेप्टाइड चेन्स ऑफ इंसुलिन वेयर प्रोड्यूस सेपरेटली इन इकोलाई एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड विद। ठीक है, इंसुलिन यूज फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैट्स एंड डॉग्स। ये गलत है, पिग से निकाला जाता था, और किससे निकाला गया है? स्लॉट कैटिड से। प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड्स टू बी प्रोसेस्ड फॉर कन्वर्टिंग इनटू मैच्योर फंक्शन। ठीक है, सम पेशेंट डेवलप एलर्जिक रिएक्शन टू द फॉरेन इंसुलिन फ्रॉम एनिमल सोर्स। सही है, तो मुझसे पूछा गया करेक्ट BDE। क्या आंसर आ गया? सेकेंड।
फेसलेस थ्रोइंजियंसिस हैज बीन यूज्ड टू किल सर्टेन इंसेक्ट सच एज। अब देखिए किताब में जो लिखा है बच्चों, लेपिडोप्टेरान्स, ये कैटेगरी होती है इनकी, लेपिडोप्टेरान्स, कोलियोप्टेरान्स, डिप्टेरान्स। ठीक, तो ये है क्या सर? ये ऑर्डर है किसके? इंसेक्ट के, क्लास इंसेक्टा के ये ऑर्डर हैं, याद रखिएगा। और जितना ये नाम लिखा हुआ है ना, ये सब के सब इंसेक्ट ही है, क्योंकि इंसेक्ट क्लास के ये ऑर्डर होते हैं। तो लेपिडोप्टेरान में टोबैको वर्ड वर्म, आर्वी वर्म आता है, और कोएट्रान में बीटल्स आता है, और डिट्राफ्लीज में मॉस्किटो। तो इतने एंजाइम, इतने प्रकार के इंसेक्ट को आपका बीटी टॉक्सिन किल करता है, खत्म करता है। तो ये सब के सब होंगे। फोर्थ, फिर लिखा था एडवांटेज ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज। अब देखिए आप किसी प्लांट के अंदर क्यों चेंज कर रहे हैं, जो कमियां रहेंगी उन्हीं को। पहली बात, नॉर्मल पौधा एबायोटिक स्ट्रेस को नहीं झेल पाता है। नॉर्मल प्लांट्स में आपके न्यूट्रिशनल वैल्यू कम रहती है। नॉर्मल प्लांट जो होता है वो इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट नहीं होता। ये तीन मेजर प्रॉब्लम, यील्ड बढ़ाना, क्वालिटी बढ़ाना और क्वांटिटी बढ़ाना, और उसको फोर्टिफाइड करना, अपने न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाना। तो लिखा मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, कोल्ड रॉट एंड साल्ट। तो ये एबायोटिक तो ठीक है भाई। फिर लिखा है कि हेल्प, ठीक है। अब देखिए लिखा है कि हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, बिल्कुल सही है। इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। उसके बाद लिखा इनहेंस रिलायंस ऑन केमिकल नहीं। एक बार बताइए, आप जो आपका ये बीटी टॉक्सिन या कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, आपने बीटी टॉक्सिन इस्तेमाल किया, तो जो कॉटन का प्लांट है, अब नेचुरल तरीके से ही आपका कॉटन जो होता है, वो जो इंसेक्ट है कॉटन को खाने वाला, वो ख़त्म हो रहा है। तो आप केमिकल इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, इसका मतलब जो रिलायंस होती है केमिकल के ऊपर, हमारा सहारा होती है, डिपेंडेंसी, वो कम हो जाती है। तो यहाँ क्या लिखा, इनहेंस रिड्यूस करेंगे। डिक्रीज इफिशिएंसी, हम इन्हें इंक्रीज करेंगे कि मिनरल यूज़ की इफिशिएंसी बढ़ जाए, पौधा आधे से अधिक मिनरल इस्तेमाल करे। तो मुझे सिर्फ ए बी सी ही ठीक दिख रहा है। क्या आंसर आ गया? सेकेंड। अब देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेट द करेक्ट स्टेटमेंट। Recombinant DNA technology has made it possible to engineer micro plant animal such as that have novel cavity। होता क्या है कि इन सब में चेंज करके हम इसको ऐसी चीज़ बना देंगे कि इनके अंदर एक नॉवल कैविटी, एक अच्छी सक्षमता आ जाए, जैसे बीटी कॉटन में किया गया। फिर लिखा जेनेटिक मॉडिफिकेशन मेड क्रॉप फॉर मोर टॉलरेंट टू। पीछे आपने देखा था, ये सब के सब एबायोटिक स्ट्रेस है, ना कि बायोटिक। ये गलत। करेक्शन ऑफ ए जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ ए नॉर्मल जीन into the individual or embryo to take over the function of and compensate for the non function। अब देखिए, एडीए बनाने वाली जीन जो नॉन फंक्शन हो गई थी, उसको हमने अपने करेक्ट जीन से रिप्लेस किया था। तो हमने क्या किया, नॉन फंक्शनल जीन को रिमूव किया है। सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर आर द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट विच कुड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज। तो अब देखिए, आप बना रहे हैं पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट विच कुड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज, नहीं डिक्रीज करेगा भाई। हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल क्यों करेंगे? फिर लिखा ह्यूमन बींग हैव यूज बायोटेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ स्पेशली इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन, हेल्थ। ये सही है। तो मुझे क्या सही दिख रहा है? मुझे सिर्फ सी सही दिख रहा है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, मुझे सिर्फ ए सही दिख रहा है, मुझे सी सही दिख रहा है, और मुझे ई सही दिख रहा है। क्या आंसर आ गया? फर्स्ट। तो पहला सही है, दूसरा वाला एबायोटिक होगा, और सी वाला गलत ही है कि यहाँ डिक्रीज होना चाहिए था। ए सी फर्स्ट आंसर। लिखा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। कुछ नहीं सर, प्रोड्यूस पेस्ट से सेंसिटिव नहीं, रेजिस्टेंस, इंक्रीज नाइट्रोजन कंटेंट इन सॉइल, ये गलत है, डिक्रीज द सीड नंबर और क्रिएट टेलर मेड प्लांट। अब देखिए, ये बात सही है कि नाइट्रोजन कंटेंट इन प्लांट बढ़ाना होता है, ये भी एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट, ये बायो फर्टिलाइजर काम है। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके टेलर मेड प्लांट बनाएंगे, मतलब ऐसे पौधे जिनमें जीन में आसानी से मैनिपुलेट करके अपने डिजायर्ड कैरेक्टर को हम उस पर इनहेंस कर सकें। फोर्थ आंसर। फिर लिखा गोल्डन राइस एक जेनेटिकली मॉडिफाइड, इट इज एग्जांपल ऑफ, क्या हो जाएगा? इंक्रीज मिनरल यूजेस, नहीं सर, इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू। और इसमें क्या बढ़ाया गया सर? विटामिन ए, याद रखिएगा। और ये बायोफोर्टिफाइड क्रॉप है। लिखा है कि गिवन बिलो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस मिल्क विच वाज इनरिच इन अल्फा लैक्टोल, सही है। और ये 1997 में हुआ था। प्रोटीएज, आरएनएज, डीएनएज आर यूज इन डीएनए फ्रॉम आइसोलेशन। अब देखिए, सपोज दैट ये आपका एक सेल है, ठीक, और इसके अंदर मान लीजिए ये आपकी प्रोटीन है, आरएनए है, ठीक,
ये आरएनए हो गया, और मान लीजिए डीएनए है, और ये सबसे पहले बाहर सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगा। तो किसी सेल को डीएनए ऑब्टेन करने के लिए पहले सेल वॉल को डाइजेस्ट करेंगे, मान लीजिए प्लांट सेल है तो सेलुलेज, प्रोटीन खत्म करने के लिए प्रोटीएज, आरएनए के राइबोन्यूक्लिएज। लेकिन आप चाहते हैं कि डीएनए हमको मिल जाए, तो फिर डीएनए क्यों इस्तेमाल करेंगे? अगर डीएनए इस्तेमाल करेंगे तो ये भी डाइजेस्ट हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, तो डीएनए ऑब्टेन नहीं होगा। तो सेंटेंस ये गलत है भाई। प्रोटीएज आरएनएज तक तो ठीक है, लेकिन डीएनए क्यों इस्तेमाल करेंगे जबकि हमें डीएनए ही चाहिए? तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। ठीक है, असर्शन सही है, रीजन इज नॉट करेक्ट। थर्ड आंसर लिखा है कि बोथ असर्शन डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इज वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ आरडीएन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही है। जब हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाता है बच्चों, तो उसके बाद उसकी पैकेजिंग, फ्लेवरिंग, मेडिसिन है तो क्लिनिकल ट्रायल्स और आपके फ्लेवर डालना, ये सब के सब डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है। डिसांट पैथोजन वेक्टर आर आल्सो यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट। अब देखिए यहाँ पर डाउन स्ट्रीम की बात की जा रही है और यहाँ एक वेक्टर के रिगार्डिंग सेंटेंस है। ये दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। सेकंड आंसर ठीक है बच्चों, 110 का आंसर सेकंड। मिल्क ऑफ ट्रांसजेनिक काउ रोजी, अभी मैंने पीछे ही बताया कि 1997 में एक रोजी काउ बनाई गई थी जिसमें 2.4 ग्राम अल्फा लैक्टोलिन था, और ये ह्यूमन बेबी के लिए बहुत ही बैलेंस फूड था। क्या था ये? बैलेंस फूड ह्यूमन बेबी के लिए। निकास स्टेन डीएनए एग्जांपल। अब ध्यान से याद करिए, जेट्रोफोरेसिस हमने क्या किया? डीएनए के फ्रेगमेंट्स को पहले कट किया आरी की मदद से, फिर उनको सेपरेट किया, और सेपरेट करने के बाद उसको स्टेन, हम उसे स्टेन भी करेंगे किससे? इथिडियम ब्रोमाइड से। लेकिन नॉर्मल विजुअल लाइट में उसको नहीं देखेंगे, उसको यूवी लाइट में एक्सपोज करते हैं, तब वो दिखाई पड़ता है। दैट इज सेकेंड आंसर। लिखा है कि इन सम चिल्ड्रन एडीए डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसफर। अब देखिए, क्योर्ड बाय अलग है और परमानेंट अलग है। परमानेंटली ट्रीट करना होगा तो आप सीधे सीधे उसको अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जीन डालेंगे, यहाँ बोन मैरो से क्योर कर सकते हैं। पीसीआर इज नाउ रूटीनली यूज्ड टू ट्रीट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। बिल्कुल ठीक है, और ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है भाई। क्या आंसर आ गया? सेकेंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्यों? यहाँ पर आप पीसीआर की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं और यहाँ रिगार्डिंग जीन थेरेपी है। क्या है सर? ये जीन थेरेपी। सेकेंड आंसर। लिखा है कि 20th सेंचुरी ऑफ सूट ब्रांच ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। आपकी किताब कहती है, ध्यान से देखिए, जितने भी एक्सपेरिमेंट बायोटेक में हुए हैं वो आई गेस मुझे लगता है 1960 या 1970 के बाद शुरू हुए हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी मतलब 1900 से लेकर 2000 के बीच में। तो 20वीं शताब्दी में बायोटेक बहुत तेजी से उभरा है। फिर लिखा बी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन इन बेसेथोजेनेसिस, हाउएवर आफ्टर इंजेक्शन बाय द इंसेक्ट इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन गेट कन्वर्ट इनटू एसिडिक पीएच। नहीं सर, ये एल्कलाइन पीएच होता है, याद रखिएगा। और कहाँ पर? मिड गट में। एल्कलाइन पीएच गलत है। तो मुझे स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही दिख रहा है और दूसरा फॉल्स दिख रहा है। सेकेंड फर्स्ट आंसर। लिखा चूज द ऑप्शन क्रिएटिंग सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स इन आरडीटी। आरडीटी का मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आपने देखो कई स्टेप था कि मान सबसे पहले आपके पास कोई आइसोलेशन ऑफ डीएनए हो जाए। ठीक, आपने किसी पौधे, किसी जीव में कोई जीन आइसोलेट कर ली, उसके बाद उसको वहाँ से कट करके वहाँ से निकालेंगे। तो सबसे पहले तो भाई साहब आइसोलेशन जीन ऑफ इंटरेस्ट, फिर लिखा सिलेक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट जीन ऑफ इंटरेस्ट हमको मिल गया, दैट इज ए। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ आरडीएनए। इस जो एलियन डीएनए मान लीजिए ये मुझे मिला, इसे किसी वेक्टर में भेजेंगे तो बन जाएगा रिकम्बिनेंट डीएनए। तो ये तो ठीक है, ए के बाद बी, और उसके बाद इसको किसी होस्ट के अंदर ट्रांसफर करेंगे बाई आरडीएनए। ठीक, उसके बाद इसको क्या करेंगे? सिलेक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट करेंगे, और उसके बाद कल्चरिंग ऑफ रिकम्बिनेंट इनटू फर्मेंटर। तो आपको पता है कि पहले ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग किया गया, उसका रिकम्बिनेंट नॉन रिकम्बिनेंट को अलग किया गया। तो जो रिकम्बिनेंट वाला होता है उसको हम अलग कर लेते हैं और उसको भेजते हैं बायोरिएक्टर के वेसल्स में। तो क्या आ गया? ABDCE। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बाय बैसिलस thuringiensis कैन किल ओनली कैटरपिलर लार्वी। अब इस क्वेश्चन को देखिए, जो लार्वा वाली कंडीशन पे ही ये बैसिलस thuringiensis आपका इंजेक्ट करता है, ये एडल्ट को नहीं खत्म करता, ये लार्वल कंडीशन पे काम करता है। ठीक है, तो ठीक है। रेने डेस्कार्टी फ्रेंच फिलोसफर, ये आपकी लाइन आपके एक स्टार्टिंग में चैप्टर जब शुरू होता तब लिखी हुई है। बायोटेक जब शुरू होता है चैप्टर, जो साइंटिस्ट की हार्वर्ड वर्क की लिखी है, उसके पहले देखिए पीछे पन्ने पर ये बात लिखी हुई है, ये सारी बातें। तो ये दोनों सेंटेंस सही है भाई, याद रखिएगा। रीने डेस्कार्ट जो तो ये फ्रेंच फिलोसफर थे और इन्होंने मैथ बायो कई चीज़ों पे काम किया कि भाई फिजिक्स मैथ बायो एक साथ मिलकर काम करनी चाहिए।
ये तकरीबन 1700 की कुछ की बात है, याद रखिएगा। 1969 बोयर स्टडी कपल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ साल्मोनेला टाइफी। तो यहाँ पर ये गलत है भाई, ठीक है। 1969 में जो बोयर ने स्टडी की थी वो साल्मोनेला उस पर नहीं किया था, याद रखिएगा बच्चों। ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि सर बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चन है, अजीबोगरीब क्वेश्चन नहीं है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इस बात को समझना चाहिए। जो चीज़ उनकी जीवनी में लिखी है वो तो अलग चीज़ है। आप ध्यान से देखिए कि जो आपकी किताब में लिखा है कि 1969 में इन्होंने कपल ऑफ निकाला था, वो निकाला था ई कोलाई से, लेकिन 1972 में जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तो साल्मोनेला टाइफीमुरियम के प्लाज्मिड पर किसी दूसरी जगह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का डीएनए ला करके उसके पर नेटिव प्लाज्मिड में लगाया था और पहला रिकवर्ड डीएनए बना 1972। लेकिन उससे पहले 1969 में ही ये काम कर चुके थे। ये ठीक है, तो यहाँ ई कोलाई से गलत है, ऑरेंज विटेकर दिया ही था। बायोपायरेसी इज अ टर्म यूज टू रेफर द यूज ऑफ वायरसेस बाय मनी कंपनी विदाउट द प्रॉपर, विथ प्रॉपर नहीं सर, विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। आपने बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के किसी भी कंपनी से मतलब किसी जगह का कोई सामान इस्तेमाल किया, इसको बोलते हैं बायोपायरेसी, याद रखिएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या आंसर आ गया, यहाँ पर आपका आंसर आ गया पहला 117। ठीक, तो दोनों सेंटेंस आपके फॉल्स हैं, दैट इज सेकेंड आंसर। तो वैसे भी आप पढ़ते हैं कि पायरेटेड मूवी, पायरेटेड सीडी आप सुनते थे बहुत पहले, मतलब कोई मूवी थी तो जो एक्चुअल प्रिंट होता अलग है, डबिंग में मूवी पहले आती है थिएटर वगैरह से, तो उसको बोलते हैं पायरेटेड। मतलब आपके पास उसके राइट्स, उसके अधिकार ना हो किसी चीज़ को बेचने के, करने के। तो ये है विदाउट प्रॉपर होना चाहिए था, यहाँ गलत लिखा हुआ है, सही सेकेंड आंसर। Some ethical standards are required to evaluate the morality of scientific human activity that might help or harm living। बिल्कुल ठीक है, कुछ ऐसी स्टैंडर्ड नॉर्म्स या तरीके बनाए जाने चाहिए कि हम अगर कोई प्रयोग करें जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल पर तो ना तो उसको नुकसान हो और जो जीव में हम चेंज कर रहे हैं उससे हमारे आने वाले फ्यूचर में मतलब न हेल्थ के लिए नुकसान ना करे ह्यूमन के लिए, और जिस इकोसिस्टम में वो नेचुरली रह रहा है वहाँ सराउंडिंग के लिए भी नुकसान देना हो। फिर लिखा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल काउंसिल नहीं होता बच्चों, एक कमेटी होती, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये टर्म अलग होते हैं, कॉरपोरेशन अलग चीज़ है, काउंसिल अलग चीज़ है, कमेटी अलग चीज़ है, याद है, मिनिस्ट्री अलग चीज़ है। तो दोनों से ये पहला सही है, असर्शन इज रिटन इज फॉल्स। लिखा है द फर्स्ट एक्सोन्यूक्लियस इज हिंट सेकेंड कट स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर, बिल्कुल सही है। एक्सोन्यूक्लियर रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए। अब देखो मैं कह रहा हूँ बच्चों, ये आपका डीएनए है टुकड़ा, जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होगा वो केवल एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करेगा, और जो एक्सोन्यूक्लियस होगा वो बाहर से डीएनए को हटाता जाएगा। एंडोन्यूक्लियस होगा वो अंदर से कट करेगा। तो होता क्या है, एंडोन्यूक्लियस की एक विशेष आपकी ब्रांच है, मतलब ग्रुप है, उसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मतलब ये काम करेंगे केवल अपने रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे ही, जबकि एंडोन्यूक्लियस कहीं भी कट कर सकता है अंदर। तो भाई ये दोनों सेंटेंस असर्शन सही है और रीजन सही है, लेकिन इनका ये करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप एक्सोन्यूक्लियस के बारे में बता रहे हो और पहले वाले में आपने हिंट सेकंड के बारे में बताया है। तो असर्शन सही है, रीजन इज नॉट फर्स्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो 119 का पहला लिखा चूज ऑप्शन विथ करेक्ट स्टेटमेंट। आर डीएनए कैन बी डायरेक्टली इंजेक्ट इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल थ्रू द माइक्रो इंजेक्शन, बिल्कुल ठीक है। अपस्ट्रीम प्रोसेस इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ आर डीएनए, एक होता है अपस्ट्रीम और एक होता है डाउन स्ट्रीम। प्रोडक्ट बन जाने के बाद जितने प्रोसेस होंगे, प्रोडक्ट बन जाने के बाद जितने प्रोसेस होंगे उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, और प्रोडक्ट बनने के पहले तक जितनी चीज़ें हुई हैं वो सब के सब अप स्ट्रीम है। इसमें आइसोलेशन ऑफ डीएनए आएगा, जेट्रोफोरेसिस आएगा, उसके बाद आपका होस्ट में वेक्टर को भेजना आएगा, वेक्टर पे लाइगेट करना भी आएगा, कॉपी नंबर डिसाइड करना भी आएगा, ये सब के सब अप स्ट्रीम में आते हैं। तो अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आर्म्ड पैथोजन वेक्टर आर आल्सो यूज्ड इन ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए, नहीं, आप ध्यान करिए, एग्रोबैक्टीरियम टीमोफेसियंस पर आपने उसके जो आपका वेक्टर बैठा था आपने उसके टीआई प्लाज्मिड पर टीडीएनए कट करके लगाया था। मतलब जो उसकी पैथोजेनेसिटी थी, रोग उत्पन्न करने की कैपेसिटी, उससे आपने डिसआर्म्ड किया था या हार्मलेस बना के। जैसे रेट्रोवायरस है, वो उसके आपके न्यूक्लिक एसिड में वो सीक्वेंस जिससे वो आपका कैंसर काज करता था एनिमल में, उसको आपने हटा दिया और आपने लगा दिया। तो क्या बोलेंगे इसको, डिसआर्म्ड। तो ये आर्म्ड पैथोजन नहीं होगा। ट्रांसजेनिक मॉडल आर यूज फॉर स्टडिंग
न्यू ट्रीटमेंट फॉर ह्यूमन डिजीज जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर, कैंसर, याद रखिएगा। तो ए सही है, बी सही है, डी सही है। क्या आंसर आ गया? सेकेंड। लिखा प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इनटू इंसर्शन एक्टिवेशन ऑफ बीटा कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल सही है। और एक प्रकार की ये रिपोर्टर एंजाइम है, मतलब रिपोर्टर जीन है, और इनसे बनने वाला जो बीटा कार्बोहाइड्रेट है साइट्स है वो आपका रिपोर्टर एंजाइम है। याद रखिए, रिपोर्टर एंजाइम का मतलब किसी मॉलिक्यूलर प्रोसेस में कलर दे करके सिग्नल देना कि हाँ ये प्रोसेस हो रहा है। आपकी किताब ये कहती है व्हाट इज रिपोर्टर एंजाइम, रिपोर्टर जीन। तो कॉलोनी प्रोड्यूस ब्लू कलर दीज आइडेंटिफायर को नहीं, जो कॉलोनी ब्लू कलर की थी वो नॉन रिकम्बिनेंट थी, और जिसने वाइट कलर दिया था वो आपकी रिकम्बिनेंट थी, नॉन रिकम्बिनेंट थी। तो ब्लू कलर दिया है इसने, इसका मतलब ये नॉन रिकम्बिनेंट है, और वाइट वाला रिकम्बिनेंट है, क्योंकि जिसने ब्लू कलर दिया है उसने लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं किया है, और जिसने वाइट कलर दिया उसने डाइजेस्ट नहीं किया। रखिएगा, तो ब्लू कलर कॉलोनी क्या हो जाएगा? दिया रिकम्बिनेंट, नॉन रिकम्बिनेंट। तो ये गलत है, तो ये असर्शन इज राइट, असर्शन इज राइट, रीजन इज नॉट फॉल्स, रीजन इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो ब्लू कलर कॉलोनी वो लोग देंगे जिनके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट नहीं होगा और वो डाइजेस्ट कर पाएंगे लैक्टोज को, तब वो ब्लू कलर देंगे, याद रखिएगा। लिखा माइक्रो इंजेक्शन, अभी आपने पढ़ा एनिमल सेल, दैट इज A4। ठीक, उसके बाद बायोलिस्टिक गन प्लांट सेल में होता है, इसमें गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल थे बच्चों, और इस पर आपने डिजायर्ड डीएनए को रैप करके बम्बार्ड किया था। हीट शॉक मेथड आपको पता है बैक्टीरियल सेल में किया जाता है, और T20 डाइक्लोराइड ये कॉम्पिटेंट बनाने के लिए किया जाता है। तो दैट इज A थर्ड, B सेकेंड, C थर्ड, D फर्स्ट। फर्स्ट आंसर। द के टूल्स फॉर रिकवरी डीएनए टेक्नोलॉजी आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, हाइड्रोलेज नहीं था सर, रिकॉग्निशन एंजाइम ये भी नहीं है सर, एंडोन्यूक्लिएज, पॉलीमरेज, लाइगेज, वेक्टर, और इसके अलावा होस्ट, एक होस्ट भी है, याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या गलत होता है? डिहाइड्रोजनेज नहीं होगा, होस्ट भी होगा इसमें, याद रखिएगा, होस्ट भी। थर्ड आंसर। लिखा विच अमंगेस्ट द फॉलोइंग आर प्रोटीन बेस्ड मॉडर्न मेथड्स दैट इंश्योर डिटेक्शन ऑफ HIV। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो होती है प्रोटीन की ब्लॉटिंग होती है। अगर हमारे शरीर में एंटीजन के अगेंस्ट HIV के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लगी है मान लो, तो हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग के तरीके से हम चीज़ों को कर सकते हैं। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग किसके लिए? प्रोटीन के लिए की जाती है, और ये कन्फर्मेटिव टेस्ट है किसका? HIV एड्स का। और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग नहीं होगा, इलीसा, इलीसा से आपने टेस्ट किया था और उससे कंफर्म किया, दैट इज सेकेंड आंसर। ठीक, PCR से केवल आप पता लगाते हैं, कन्फर्मेटिव नहीं होता, और ये प्रोटीन बेस्ड नहीं है PCR, ये आपका जीन बेस्ड है। PCR से आपने मल्टीपल कॉपी बनाई है, प्रोटीन बेस्ड नहीं है। तो इलीसा और अब क्या जाएंगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग BNC। और इलीसा में क्या था? एक पार्टिकुलर एंटीजन था, और एंटीबॉडी जब आपस में रिएक्शन करते थे, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन होता था, तो उससे आपका ये एक सबस्ट्रेट बनता था प्रोडक्ट में, और कलर दिखता था। तो आप जितने भी आप देखते हैं प्रेगनेंसी किट आते हैं, कई चीज़ें आती हैं, वो यही इलीसा ही होती सर, B और C। सेकेंड आंसर। फिर लिखा आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट व्हेन डिफरेंट DNA आर कट बाय सेम एंजाइम द रिजल्टेंट DNA फ्रेगमेंट हैव सेम काइंड ऑफ स्टिकिन। नहीं सर, सेम स्टिकिन बनने के लिए सेम एंजाइम से कट करना होगा, डिफरेंट से नहीं, क्योंकि सबका रिकॉर्ड सीक्वेंस आपका सेम अलग अलग होता है। मान लीजिए जिस जगह पे EcoR कट करेगा वहाँ पे हिंड सेकंड नहीं करेगा, और जिस जगह पे हिंड सेकंड करेगा वहाँ PBU फर्स्ट नहीं करेगा, वहाँ PBU PST सेकंड नहीं करेगा। उसके बाद सेपरेट बैंड्स ऑफ DNA आर कट फ्रॉम agarose gel extract from gel piece. This step is known as elution. RNA can be removed by treatment with protease. गलत नहीं, RNA को राइबोन्यूक्लिएज। If any protein encoding gene expressed in heterologous host, it is called recombinant protein। ठीक है, तो मुझे क्या सही दिख रहा है? B और D। क्या आंसर आ गया? अब देखिए यहाँ पे RNA can be removed by the protease, ये गलत है, और उसके बाद डिफरेंट DNA are cut by same restriction enzyme। अब देखिए मैं जल्दी में मुझसे ही गलत हो गई, क्वेश्चन को ठीक से मैंने पढ़ा नहीं बच्चों। आप देखिए जब मुझसे गलती हो सकती है तो क्या आपसे नहीं हो सकती? बिल्कुल। मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक DNA है, एक DNA है, ये एक DNA ये है। अगर अलग अलग DNA हो भी, बड़ा छोटा कुछ भी, अगर सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो ये कटिंग अपने स्पेसिफिक प्लेस पे ही करेंगे। तो जाहिर सी बात है इन सब बनने वाला इंड जो होगा स्टिकी वो सेम होगा। तो ये भी सेंटेंस सही है, ABD। क्या आंसर आ गया? थर्ड। फिर लिखा इस डायग्राम को तो आपने पहचान लिया, ये दोनों क्या है सर? ये PST फर्स्ट, PBU फर्स्ट, ये सर बैमेच 1 है,
और ये सेल 1 है, इतना तो आपको पता ही है। अब देख लेते हैं इसमें क्या है, कहते ए बेमेस थर्ड है, ये गलत है। डी में देखिए, डी पर व्हेन यूज साइट एंड इंसर्टिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट देन रिकमेंड। अब मान लीजिए आपने इस पे ऐड किया तो भाई साहब ये तो एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस था, यहाँ पर एम्पार है और यहाँ क्या है सर, टेट्रासाइक्लिन है। तो मान लीजिए डी पर आपने इंसर्ट किया तो एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में ग्रो करेगा, ये तो ठीक है। फिर लिखा सी में देखिए, सी जो लिखा, अगर व्हेन यूज्ड साइट ऑफ इंसर्टिंग एलियन डीएनए देन रिकम्बिनेंट विल ग्रो बोथ मीडियम। नहीं, दो में नहीं करेगा, यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे, तो भी दोनों ही केस में एम्पिसिलिन के रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, केवल ग्रो करेगा टेट्रासाइक्लिन में, गलत। फिर देखो बी क्या है, सेल 1 तो ठीक है, विच रिमूव्स द जीन कोडिंग फॉर प्रोड्यूसिंग बीटा। नहीं सर, ये दोनों जीन तो आपके किसके लिए थे, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के लिए थे, तो क्या आंसर आ गया, सेकेंड। फिर लिखा इन केस ऑफ पीवीआर 322 एज वेक्टर नॉन रिकम्बेंट ट्रांसफॉर्म विल बी। अब देखिए नॉन रिकम्बेंट क्या चीज़ है, मैं कह रहा हूँ ये एक आपका बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, तो कहते हैं नॉन रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। सपोज ये प्लाज्मिड है और एक प्लाज्मिड ये है, इस पे हमारा एलियन डीएनए है तो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो गया, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेंट हो गया, ट्रांसफॉर्मेंट, और ये भी ट्रांसफॉर्मेंट है क्योंकि, लेकिन इसके पास दोनों का रेजिस्टेंस है और इसके पास मान लीजिए किसी एक का रेजिस्टेंस है। तो क्वेश्चन ये है कि वेक्टर नॉन रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, तो अब इसके पास दोनों का रेजिस्टेंस है, ना तो इसका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन डिस्टर्ब हुआ है और ना इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन डिस्टर्ब। इसमें क्या है, इसके प्लाज्मिड में हमने या तो एम्पार के ऊपर जीन लाइगेट की होगी या टेटार के ऊपर लाइगेट की होगी। तब क्वेश्चन ये कहना चाहते हैं क्या है, ग्रो इन बोथ एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, दैट इज फर्स्ट आंसर। ये मान लीजिए इस तरफ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के लिए जीन थी और इस तरफ मान लीजिए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की जीन थी, तो दोनों में आपके रेजिस्टेंस मौजूद हैं। अगर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाया है तो या तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन खत्म हो जाएगा उसका रेजिस्टेंस, और या तो टेट्रा से खत्म हो जाएगा। तो सर क्या आंसर आ गया, फर्स्ट, ये दोनों में ग्रो करेगा। बैक्टीरियल होस्ट आर मेड कंपोनेंट किससे बनाया था, ट्रीटमेंट कैल्शियम आयन। इसके बाद आइस हीट आइस ट्रीटमेंट करते हैं, पहले आइस पे रखेंगे, उसके बाद उसको 42 डिग्री टेम्परेचर पे रखेंगे, फिर आइस पे रखेंगे, आइस हीट ट्रीटमेंट। आप देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकवरी टेक्निक इमर्ज फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग ए जीन कोडिंग एंटीवायरस जीन विद द नेटिव प्लाज्मिड। अब कमाल के बाद बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन इस चीज़ में आती है कि जो आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था वो आया कहाँ से। देखिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आप कहीं से लेके आए थे, किसी दूसरे सोर्स से। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आप कहीं से लेकर के आए थे, ये हमारी जीन है और ये नेटिव प्लाज्मिड है किसका, साल्मोनेला। ये साल्मोनेला है, याद रखिएगा साल्मोनेला है ये, और साल्मोनेला के इस नेटिव प्लाज्मिड में इसको आपने लगाया है, इससे हमारा पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है। तो कुछ लोग सोचते हैं सर कि जो नेटिव प्लाज्मिड ऑफ, नेटिव मतलब जिसका खुद का, तो ये साल्मोनेला बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये प्लाज्मिड है, इसके ऊपर हम बाहर से कहीं से एंटीबायोटिक जीन लेकर के लाए हैं, लगाए हैं, और ये काम 1972 में हार्वर्ड बॉय ने किया है। तो किस पे, सार टाइफोमोरियम पर, फर्स्ट आंसर। फिर लिखा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू ए लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लिएज। तो न्यूक्लिएज एक प्रकार के डीएनए को डाइजेस्ट करने वाले या न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये हाइड्रोलेज की कैटेगरी में है। याद करिए आपकी किताब में 6 क्लास दिए गए थे ना, उसमें से एक आपका हाइड्रोलेज भी था। ठीक, ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पेंडोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों सेंटेंस सही है, पहला आंसर। तो लिखा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू ए लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड and nucleases. Each restriction endonuclease recognize a specific nucleotide sequence in the DNA, बिल्कुल सही है। क्यों, EcoR फर्स्ट जो होगा वो GAA-TTC में काम करेगा, और या तो फिर ये CTT-AAG पे काम करेगा। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस सही है भाई। तो 130 का क्या आ गया, पहला। अब देखिए लिखा था सेट ट्रू स्टेटमेंट फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू PCR। टैग पॉलीमरेज रिमेन्स एक्टिव एज हाई टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से हमने इसको इस्तेमाल किया था।
याद रखिएगा, हमने क्यों इस्तेमाल किया था, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर में जब एनिलिंग के बाद एक्सटेंशन हुआ था जो कि 70 से 75 डिग्री सेल्सियस हुआ था, और हमारी बॉडी में ज़्यादातर एंजाइम मोस्ट एक्टिव रहते हैं 25 से 40, ठीक है। तो आपने इसको नहीं, तो अगर मान लीजिए हाई टेम्परेचर पर डीएनए पॉलीमरेज एक्टिव रहता तो फिर अलग से नॉर्मल टेम्परेचर पर भी प्रोसेस हो जाता। तो ए पेयर, और इसे निकाला कहाँ से गया सर, थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से, और ये थर्मोफिलिक था। लिखा ए पेयर ऑफ प्राइमर्स विथ एक्सपोज्ड 5-OH ग्रुप्स विल बाइंड टू द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ टेम्पलेट। ये सेंटेंस गलत है, किताब को ध्यान से देखिए। प्राइमर जैसे आप स्टार्ट करते हो बच्चों, वैसे प्राइमर काम होता है, तो ये सेंटेंस गलत है। फिर अनिलिंग ऑफ प्राइमर विद टेम्पलेट डीएनए रिक्वायर्ड, नहीं सर, ये डीनेचुरेशन का है। सबसे टेम्परेचर डीनेचुरेशन 94 to 98 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद अनिलिंग चाहिए होता 60 से 70, और आपके एक्सटेंशन चाहिए होता 72 से 80, मतलब 75 मान लीजिए एवरेज। PCR कैन बी यूज टू डिटेक्ट ए स्पेसिफिक डिजीज काजिंग म्यूटेशन और पैथोजन, ये भी ठीक है। इन प्रेजेंट ऑफ वेरी लो। अब देखिए हमारे अंदर जब कोई पैथोजन आता है, जब उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तब बीमारी शो होती है या एक्सप्रेस होती है। लेकिन PCR मान लीजिए हमको एक सस्पेक्ट हो रहा है कि कहीं मुझे आने वाला HIV तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, तो उसके लिए हम PCR करा करके लो कंसंट्रेशन में भी अगर अमाउंट होगा पैथोजन का तो भी हमको पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, और सी फॉल्स और डी आपका सही है। तो ये दूसरा प्राइमर्स के लिए एक्सपोज 5- ग्रुप विद विल बाइंड टू कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ टेम्पलेट। ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से बाइंड नहीं करता, ये आरएनए प्राइमर स्टार्टिंग का प्लेस देता है। इसे याद करिए आप, डीएनए रेप्लिकेशन में होता था कि पहले प्राइमर लगता था, उसके ऊपर बेस बाय बेस चीज़ें सारे बेस लगातार लगते थे। कॉम्प्लीमेंट्री का नहीं चक्कर। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, फॉल्स है, ट्रू है। फर्स्ट आंसर लिखा है कि इन डाइकॉट रूट पेरिसाइकिल इज मेड अप ऑफ थिक वॉल्ड पैनकाइमेटस सेल्स। तो अब देखिए बच्चों, आपको बताया गया है कि ये तो ठीक दिख रहा है, लेकिन लिखा इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दिस सेल्स। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अब देखिए, मैं कह रहा हूँ पहला वाला जो क्वेश्चन है सेंटेंस है, उसमें ये कहा गया कि पेरिसाइकिल किसका बना है। पेरिसाइकिल मान लीजिए बना है पैरेन्काइमा का, पैरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमेटस का बना हुआ है। ठीक, अब पैरेन्काइमेटस का बना तो ठीक है, लेकिन बच्चों लेटरल रूट ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दिस सेल, तो ये इसका बना हुआ है और सेकेंडरी ग्रोथ में ये पार्टिसिपेट करता है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि पैरेन्काइमा की बहुत चीज़ें बनती, मेडुलरी बनी होती है, तो किसी के बने होने से और वो क्या काम करता है वो दो अलग अलग बातें हैं। ध्यान से इस चीज़ को समझिए, आपको लगेगा कि सर पेरिसाइकिल का मान लीजिए बना है पैरेन्काइमेटस से, तो वो लेटरल रूट दे देगा, वो वेस्कुलर, ऐसा कुछ नहीं है। बात को समझिए, तो आपकी किताब में साफ साफ लिखा है कि रूट में प्राइमरी कैम्बियम एब्सेंट होता है, और जब सेकेंडरी ग्रोथ होनी होती तो पेरिसाइकिल की ही सेल डिफ्रेंशिएट होती है वेस्कुलर कैम्बियम की तरह, और पहले बनाती है वेवी रिंग और उसके बाद सर्कुलर बन जाता है। तो इनसे इनका कोई लेना नहीं है, क्योंकि ये प्राइमरी प्लांट बॉडी की बात है, ये सेकेंडरी प्लांट बॉडी की बात है। क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ आपका सेकेंडरी प्लांट बॉडी में शुरू होगा, प्राइमरी प्लांट बॉडी में पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्किनकाइमा ये सब बन जाते हैं। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है भाई, याद रखिएगा। सेकेंड आंसर लिखा फॉर एलियन डीएनए टू रेप्लिकेट इट नीड्स टू बी ए पार्ट ऑफ। अब देखिए दो चीज़ें, किताब ये कहती है कि मान लीजिए कोई एलियन डीएनए है और किसी होस्ट के अंदर ये जा रहा है, इसके तीन भविष्य हैं। अगर इसके पास ओराई है तो ये रेप्लिकेट कर जाएगा, ओराई नहीं है और होस्ट के मान लीजिए मेन क्रोमोसोम से नहीं जुड़ पाया तो ये फिर कुछ नहीं कर पाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो होता क्या है कि इसको एटलीस्ट होस्ट के जीनोम से इनकॉर्पोरेट होना पड़ता है। तो लिखा क्रोमोसोमल विदाउट रेप्लिकेशन साइट गलत, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए विथ ये गलत, वेक्टर विथ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होना चाहिए। मतलब इसके पास कम से कम ओराई होना चाहिए ताकि ये अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सके, और या तो फिर ये होस्ट के जीनोम से ही इनकॉर्पोरेट हो जाए। थर्ड आंसर लिखा विद द फॉलोइंग इज करेक्ट, एनी पीस ऑफ डीएनए लिंक टू ओरी साइट विल बी रेप्लिकेट इनसाइड होस्ट। बिल्कुल सही, अभी मैंने बताया कि प्लाज्मिड को क्यों हम वेक्टर मानते हैं, क्योंकि उसके पास ओराई होता है। नंबर ऑफ रेप्लिकेशन कॉपीज अंडर द कंट्रोल ऑफ रेप्लिकेशन, नहीं सर, ओराई सेट होती है, जो ओरी साइट होती है वो कॉपी नंबर डिसाइड करती है, और रिकॉग्निशन सीक्वेंस तो काम करने का एक प्लेस है किसी भी एंजाइम का, तो ये गलत है।
वेक्टर शुड नॉट बी चूजन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉपी सपोर्ट। नहीं, वेक्टर हम सपोर्ट इस बात से करते हैं एक जो सपोर्ट करे हाई कॉपी नंबर। मान लीजिए आपने कोई वेक्टर सपोर्ट किया जिसका कॉपी नंबर 1 है और एक आपका वेक्टर है उसी टाइप का, उसका 100 कॉपी नंबर है, मतलब वो 100 हमें आपको प्रोडक्ट देगा। जाहिर सी बात है उसको नहीं करेंगे। मोर देन वन ऑप्शन नहीं सही, गलत है, पहला ही सही है केवल उसमें। लिखा कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन सीक्वेंस रिजल्टिंग इन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो आपको पता है कि सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बैक्टीरियल सेल्स आर ट्रीटेड विथ, सबसे पहले कोई बैक्टीरियल सेल है उसको बनाएंगे कॉम्पिटेंट किससे, डायोन कैल्शियम से, और उसके बाद रखेंगे उसको आइस पे, फिर करेंगे हीट ट्रीटमेंट और फिर रखेंगे आइस पे। तो जो बैक्टीरिया की सेल वाल में पोर डेवलप हो जाते हैं जिससे आपका डीएनए चला जाता है। तो क्या हो जाएगा, DABC, थर्ड आंसर। तो बच्चों ये टॉपिक आज आपका काफ़ी पेपर का भी ठीक था, बायोटेक का चैप्टर था। आई होप संगम सर ने बहुत अच्छा कराया होगा उन्होंने। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय। क्वेश्चन नंबर 136, statement for simple lipid is a glycerol which is trichloroacetic acid and second lipid have both glycerol and fatty acid। बेटा जो सिंपल लिपिड होती है उसे आपने ग्लिसरॉल कहा। अब बेटा ग्लिसरॉल को ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड नहीं कहते हैं बेटा, इन्हें आप ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन कहा जाता है, प्रोपेन कहा जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गया फॉल्स। सेकंड देखें, लिपिड है बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, तो यस। तो लिपिड के में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों होते हैं। अगर एक ग्लिसरॉल में एक फैटी एसिड तो मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसराइड 2 है तो डाई और 3 है तो ट्राई। और बेटा एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड मिलकर एक फैट के टिपिकल मॉलिक्यूल को बनाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट, second is correct, so correct option 136, option fourth। चले तो लिखा हुआ बेटा लिपिड जर्नली और ये सिंपल फैटी एसिड ग्लिसरॉल रखते हैं, पेज नंबर 106। नेक्स्ट देखें कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से जरा मैच किया जाए, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ मैच किया जाए। चल ध्यान से देखेंगे भाई। अपोजिट फोलेटैक्सी जब देखने को मिलती है जब बेटा हर नोड से पेयर ऑफ लीफ निकलती है और ये कैलोट्रोपिस गुआवा में देखने को मिलेगी। और अगर हम लोग होर्ल फिलोटैक्सी कहते हैं तो बेटा मोर देन 2 लीफ हर नोड से निकलती है। ये नीरिस और एल्स्टोनिया में देखने को, नीरियम एल्स्टोनिया में देखने को मिलती है। और अगर हर नोड से एक लीफ निकले इसे आप अल्टरनेट कहेंगे, मस्टर्ड चाइना रोज में देखने को मिलेगी। इस तरह से बेटा 137 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा AZ3 के साथ, और अपने पास ऑप्शन हो गया AZ3। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। तो अल्टरनेट फिलोटैक्सी जिसमें सिंगल लीफ निकलती है, अपोजिट में पेयर ऑफ लीफ निकलती है, और होर्ल में बेटा रिंग ऑफ लीफ निकलती है, एल्स्टोनिया में देखने को मिलेगी, पेज नंबर 61। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग जरा सेलेक्ट करें प्लॉइडी ऑफ द लेवल ऑफ ABCD। चल तो अगर हम लोग सबसे पहले वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो पहला स्ट्रक्चर बेटा ये हमें जो दिखाई पड़ रहा है ये सिनर्जिड सेल कहलाती है, ये सिनर्जिड सेल कहलाएगी। बेटा बी वाला स्ट्रक्चर मेल गेमीट कहलाता है, सी वेजिटेटिव सेल कहलाती हैं, और डी की बात करेंगे तो बेटा ये एग सेल कहलाती हैं, एग सेल कहलाती हैं। तो बेटा हमें मालूम है कि एम्ब्रियो सैक में पाई जाने वाली हर सेल हैप्लॉइड होती हैं। तो सिनर्जिड सेल भी N, मेल गेमीट भी N, और वेजिटेटिव सेल भी N, और एग सेल भी N है। तो सारी सेल बेटा N है, कोई भी स्ट्रक्चर 2N नहीं होगा। इस तरह 138 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। और आपके पास इस फिगर में वो सारी मैचिंग आपको मेंशन कर दी गई है, पेज नंबर 16।
नेक्स्ट देखें, हाउ मेनी एटीपी आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन ऑफ 10 NADH एंड 4 FADH2। चलो तो बेटा हमें मालूम है कि एक NADH से 3 ATP बनती हैं, तो बेटा 10 से बनेंगी 30, और एक FADH2 से मालूम है 2 ATP बनती हैं, तो 2 से बनेंगी 4, तो 30 ATP बनती हैं NADH से, और बेटा 4 बनेंगी FADH2 से। इस तरह 139 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 140। रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। RNA and protein can move in both the direction between nucleus and cytoplasm. Yes. बेटा जो आरएनए और प्रोटीन है वो दोनों डायरेक्शन में साइटोप्लाज्म में मूव कर जाएंगी। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हेल्प्स इन आरएनए सिंथेसिस। जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो आरएनए सिंथेसिस में बेटा मदद नहीं करती, यही एक्सटेंड होकर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, और जिसमें बेटा डीएनए चिपकते हैं, आरएनए नहीं। सो सेकेंड केस इज फॉल्स। क्रोमेटिन को बेसिक डाई से रंगा जाता है, और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेन कंटिन्यू इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बेटा हमें यहाँ रॉन्ग स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, तो केवल एक स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो 140 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखें, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। इनमें से बेटा कितने स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट में पाए जाएंगे, तो राइबोसोम मिलेगा, नेक्ड डीएनए मिलेगा, और इंक्लूजन बॉडी देखने को मिलेंगी। और बेटा मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्जिनेल यहां देखने को नहीं मिलेंगे। तो माइट्रोकांड्रिया डबल मेम्ब्रेनस है, नहीं मिलेगा। लाइसोसोम मेम्ब्रेनस है, नहीं मिलेगा। तो केवल 3 स्ट्रक्चर हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेंगे। 141 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। तो ये रहा, इंक्लूजन बॉडी देखने को मिलेगी, राइबोसोम देखने को मिलेंगे, राइबोसोम देखने को मिलेगा, इंक्लूजन बॉडी देखने को मिलेगी। पेज नंबर 91। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 142। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। बेटा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, सेलेक्ट करना। लोअर द टेक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विथ टैक्सान शेयर कॉमन कैरेक्टर्स। तो बेटा जितना ज्यादा लोअर टैक्सा होगा, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक उतनी ज्यादा होगी। स्पीसीज से किंगडम जाने पर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज करती है। जिनेरा इज ए असेंबलेज ऑफ ऑर्डर। बेटा जो जिनेरा है वो असेंबलेज ऑफ ऑर्डर नहीं होता, जिनेरा असेंबलेज होता है बेटा स्पीसीज का। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। कैट एंड डॉग आर इंक्लूड इन सेम फैमिली। ये बात भी गलत हो गई बेटा। डॉग की फैमिली को, कैट की फैमिली को फेलिडी, और डॉग की फैमिली को कैनेडी कहा गया। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर आर इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्लोस लिनियस। यस, तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कार्लोस लिनियस ने दिया। तो अपने पास बेटा जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है वो हो गया इनकरेक्ट। इस तरह से 142 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 143। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर एक बार बेटा हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। डायनोफ्लैजिलेट द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। यस, डायनोफ्लैजिलेट के पास बेटा स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट होती है। यूग्लिनोइड हैव टू फ्लैजिला लाइस लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसफर्स टू अदर। तो बेटा जो यूग्लिनोइड होते हैं इनमें लॉन्ग और शॉर्ट फ्लैजिला होता है, ना कि लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्ग और शॉर्ट होता है, ना कि लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स। तो बेटा यही बात हो गई गलत। तो 143 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। थर्ड देखिए, स्लाइम मोल्ड स्पोर आर डिस्पर्स बाय एयर करंट। यस, स्लाइम मोल्ड में स्पोर का डिस्पर्सल एयर करंट से होगा। डाइटम सेल वॉल फॉर्म द थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर एज सोप बॉक्स। यस, बेटा डाइटम की सेल वॉल ओवरलैपिंग सेल प्लेट से बनती है जो सोप बॉक्स लाइस अरेंज होती है, सिलिका कंटेनिंग होती है। 143 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड।
तो ये लिखा हुआ है यूग्लिनाइड में बेटा लॉन्ग और शॉर्ट फ्लैजिला होता है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स नहीं। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर फ्लैजिला तो बेटा डाइनोफ्लैजिलेट में देखने को मिलता, पेज नंबर 15। देखे कार्बन कंपाउंड विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज फाउंड, वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग रखते हैं उन्हें नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, न्यूक्लिक एसिड को हेटेरोसाइक्लिक बनाते हैं नाइट्रोजनस बेस। पेरिमिडीन और पेरिप्यूरिन जो हेटेरोसाइक्लिक होते हैं, एक डबल हेटेरोसाइक्लिक रिंग रखता है और एक सिंगल हेटेरोसाइक्लिक रिंग रखता है। नाइट्रोजनस बेस व्हेन अटैच्ड टू द शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। यस, तो बेटा अगर नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियो शुगर पेंटोस शुगर से जुड़ता है तो ये न्यूक्लियोसाइड बनाता है। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज 144 इज ऑप्शन फर्स्ट। इस हिस्से को देखें, देखिए ये पेंटोस शुगर है बेटा और ये नाइट्रोजनस बेस है, ये न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। पेज नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 145, ऑल द कॉज ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेक्वाइड एक्सेप्ट। बेटा जो हम लोगों ने सेमी ऑस्मोटिक थ्योरी पढ़ी उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी बात सही हो सकती है भाई? तो स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस होता है इनर साइड ऑफ थैलेक्वाइड, सही है। और बेटा NADP रिडक्टेज स्ट्रोमा साइड पर पाया जाता है, सही है। और बेटा जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो हाइड्रोजन आयन कैरियर से रिमूव करते हैं प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमन, और इससे ल्यूमन की कंज्यूमन में H+ की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। अब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन कैरियर टू अनदर इलेक्ट्रॉन थ्रू द कैरियर ऑफ द रिमूव प्रोटॉन फ्रॉम ल्यूमन टू थैलेक्वाइड। बेटा ये उल्टा है, ल्यूमन ऑफ द थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन टू रिलीज इनटू स्ट्रोमा, बट ये उल्टा बात हो गई बेटा, यहां स्ट्रोमा से ल्यूमन की ओर मूवमेंट होगा, तो यही बात हो गई इनकरेक्ट। तो 145 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। पेज नंबर 141। नेक्स्ट देखें 146। ऑक्सीजन वाज आइसोलेटेड बाय टिप ऑफ कोलेप्टल। तो पहली बार ऑक्सीजन का आइसोलेशन बेटा FW वेंट ने किया। और बकाने डिसीज जिब्रेलिन की डिस्कवरी के साथ जुड़ी है ई कुर्सोवा। और बेटा जो साइटोकाइनिन है उसकी डिस्कवरी स्कूगर मिलर से जुड़ी हुई है। और वोलाटाइल गैसियस सब्सटेंस एथिलीन की खोज बेटा कजिन के साथ जुड़ी हुई है। तो इस तरह से अपने पास थर्ड फोर्थ फिफ्थ, थर्ड फोर्थ सेकेंड थर्ड फोर्थ, सेकेंड थर्ड फोर्थ की बात करें, सेकेंड थर्ड फोर्थ की बात करेंगे, सेकेंड थर्ड फोर्थ की बात करेंगे तो अपने पास ऑप्शन मिल जाएगा सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ। तो 146 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। फिर एक बार जरा कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच कराया जाए। चले, तो बेटा ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NADH डिहाइड्रोजिनेस रखता है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होता है जिसे सिट्रिक एसिड साइकिल कहेंगे, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम रखेगा। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस और EMP पाथवे फास्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस रखता है। इस तरह से अपने पास ऑप्शन हो जाएगा फिर एक बार सेकेंड थर्ड फोर्थ, और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 148। 148, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टू ब्रायोफाइट? along with water absorption root absorptive encourage to the plant। बेटा ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है, इनमें रूट नहीं पाई जाती। स्पोरोफिटिक बॉडी इज डोमिनेंट। तो ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी बेटा गैमेटोफिटिक होती है। तो गैमेटोफिटिक इज डोमिनेंट एंड स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, यही बात बेटा हो गई सही। और गैमेटोफिटिक इज पैरासिटिक नहीं बेटा, जब लोगों ने मास के फिगर को देखा था तो गैमेटोफिटिक बॉडी पर, ये स्पोरोफिटिक बॉडी यार पैरासिटिक ऑन गैमेटोफिटिक बॉडी। तो इस तरह से बेटा करेक्ट ऑप्शन 148, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 149। 149 को देखा जाए, आइडेंटिफाई द लेबल्ड A एंड D। तो बेटा जो A है इसे आप एफरेंट आर्ट्रियोल कहेंगे, जो B है इसे इफरेंट आर्ट्रियोल कहेंगे,
जो सी है इसे बोमेन कैप्सूल कहेंगे, और जो डी है इसे आप पीसीटी कहेंगे। तो इस तरह से अपने पास बेटा करेक्ट मैचिंग आ जाएगी, ए एफरेंट आर्ट्रियोल, बी इफरेंट आर्ट्रियोल एंड डी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो 149 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। ठीक, तो देखो बेटा ये रहा प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टर, ये बोमेन कैप्सूल, ये इफरेंट आर्ट्रियोल और ये एफरेंट आर्ट्रियोल, और बेटा ये मेल्पिजियन बॉडी का फिगर है पेज नंबर 208। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 150, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फिर एक बार जरा हम लोग करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करें। वाउचेरिया काज इंटरनल ब्लीडिंग इन एनीमिया। तो बेटा वाउचेरिया जो होती है वो इंटरनल ब्लीडिंग नहीं कॉज करती बेटा, एस्केरिस कॉज करती है, एस्केरिस कॉज करती है। इंटरनल ब्लीडिंग इज ए सिम्टम ऑफ एस्केरेसिस नॉट फाइलेरेसिस। Egg of ascarisis excreted along with fecal matter infected person which contaminated oil, water and plants. Oil, water and plant. तो बेटा ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से पहुंचता है, बात सही होगी। स्केली लाइजन एंड नेल्स स्केल्प आर ड्यू टू रिंग वर्म। जो स्केली लाइजन है और ये सारे साइन सिम्टम बेटा रिंग वर्म के होते हैं। एंटेमीबा हिस्टोलिटिका इज प्रोटोजोआ पैरासाइट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉज अमीबियासिस। अब बेटा ये स्मॉल इंटेस्टाइन की बात नहीं है, ये कहानी बेटा लार्ज इंटेस्टाइन की है, स्मॉल इंटेस्टाइन की नहीं। तो ये बात भी हो गई फॉल्स, और हमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो बेटा बी एंड सी आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। 150 चले, तो देखो ये अमीबियोसिस जो है वो बेटा लार्ज इंटेस्टाइन की कहानी है, स्मॉल इंटेस्टाइन की नहीं, पेज नंबर 132। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 151, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर को बताएं। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन डाइवर्सिटी आर सेम विल बी सेम इन फ्यूचर। जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन थी, जिसे कास्मो जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन थी, जिसके सपोर्टर बेटा बने थे फादर सुराज, और उन्होंने 3 कैनोटेशन दिया, तो उसके अकॉर्डिंग जो जैसा आज है वैसा ही कल था, कैसा भी आगे रहेगा, उनके हिसाब से कोई एवोल्यूशन नहीं। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस न्यू लाइफ इज ऑरिजिनेट फ्रॉम डिकेइंग। अब बेटा मरी मराई चीजों से लाइफ का क्रिएचर, ये थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस होती है, बायोजेनेसिस नहीं। और इसको डिस्प्रूव कर दिया था, इस थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया था लुइस पास्चर ने। और 151 कॉस्मिक पांसपर्मिया थ्योरी लाइफ केम फ्रॉम आउटर स्पीसीज, यस। ओपेरिन हेल्डिन ने पहली बार बताया था कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और उन्होंने बेटा इसे केमिकल एवोल्यूशन कहा था। तो 151 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखिए टाइडल वॉल्यूम ऑफ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एथलीट। तो बेटा टाइडल वॉल्यूम दिया है 500 और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दिया है 1000। इस रिस्पेक्टली व्हाट विल बी द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी एंड रेजिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml। अब आपके पास तीसरा डेटा बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम का दिया है, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी निकालने के लिए आप टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी निकलने के लिए एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये हो गया 500 और ये हो गया 1000, टोटल वैल्यू आ गई बेटा 1500। तो इस तरह से 152 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 152। नेक्स्ट देखें द कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट ऑफ द एनी सेल एक्सप्लांट इज कॉल्ड। बेटा छोटे से टुकड़े से पूरी प्लांट को बना ले जाना, इसे टोटीपोटेंसी कहते हैं। तो 153 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन, लिखा हुआ है बेटा पेज नंबर 173। नेक्स्ट देखें द एसर्शन द डबल स्टैंड आरएनए इनिशिएट आरएनआई। यस बेटा डबल स्टैंड आरएनए आरएनआई को शुरू करता है।
द स्पेसिफिक mRNA इज साइलेंस्ड बाय द प्रिवेंशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। बेटा जो आरएनए को साइलेंट किया जाता है वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की बात है, ना कि ट्रांसक्रिप्शन को, ना कि ट्रांसक्रिप्शन की। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट देखें 155, क्वेश्चन नंबर 155। चलो तो 155 करेक्ट मैचिंग को देखें बेटा। रोजी ट्रांसजेनिक काऊ है, रोजी ट्रांसजेनिक काऊ है। ट्रांसजेनिक मॉडल के तौर पर, ट्रांसजेनिक मॉडल के तौर पर, ट्रांसजेनिक मॉडल के तौर पर, ट्रांसजेनिक मॉडल के तौर पर आपने रियोमेटाइटिस आर्थराइटिस को याद किया। वैक्सीन सेफ्टी के लिए ट्रांसजेनिक माइस, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट अल्फा कीटोनूरिया के लिए। इस तरह से अपनी करेक्ट मैचिंग हो जाएगी। ए मैच विद 4, बी मैच विद 3, ए मैच विद 4, बी मैच विद 3, ए मैच विद 4, बी मैच विद 3। तो ये हो गया अपने पास ऑप्शन फर्स्ट। तो 155 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 156। 156, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है गिवन फिगर के अकॉर्डिंग। अब बेटा ये सारा केस जो हमें दिखाई पड़ रहा है ये बेटा कोऑर्डिनेट्स के लिए है, कोऑर्डिनेट्स के लिए है। अब इन कोऑर्डिनेट्स के लिए आप जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो कोऑर्डिनेट में बेटा हार्ट डॉर्सल नहीं वेंट्रल है, हालो डबल, हालो डबल नहीं, हालो डबल नहीं सिंगल होगा, और बेटा पोस्ट एनल टेल पाई जाएगी, फेरेंजियल परफोरेटेड गिल सिल्ट्स पाई जाएंगी। और यहां लिखा हुआ है इनकरेक्ट, तो ए एंड बी आर करेक्ट, इनकरेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। 156 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। ये लिखा हुआ है ध्यान करें, और ये देखो सिंगल। नेक्स्ट देखें फिल इन द ब्लैंक्स है, जरा ध्यान से देखें। तो सेवंथ स्टर्नम बोट शेप एंड टुगेदर विद 8th and 9th स्टर्ना फॉर्म जेनाइटल पाउच इन फीमेल। तो एनसीईआरटी की लाइन है उसे फिल इन द ब्लैंक्स में कन्वर्ट किया गया है। तो 157 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 58, और 58 की बात करी जाए तो गो थ्रू द फॉलोइंग इवेंट। टर्मलाइजेशन ऑफ चियास्मेटा हो और क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस्ड हो जाए, माइटोटिक स्पिंडल असेंबल्ड हो जाए और न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर हो जाए। तो बेटा टर्मलाइजेशन ऑफ चियास्मेटा जिस फेस में मिलता है उसे डाइकाइनेसिस कहेंगे। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बेटा जाइगोटिन में होगा, क्रॉसिंग ओवर पेकाइटिन में होगी, और मेटाफेस में बेटा क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर लग जाएगा। 158 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस शोज एज वेल एज द रिलेटेड राइट प्लेस of its implantation in women and select the correct option of together। अब सारी चीजों को देखें तो बेटा एलएनजी का केस फैलोपियन ट्यूब नहीं, ये लिवेनोगेस्ट्रॉल हार्मोनल आईयूडी, और लिपीस लूप बेटा नॉन मेडिकेटेड है, यूट्राइन वाल में इम्प्लेट नहीं होती, यूट्रस में होती। बट बेटा जो इम्प्लांट होता है वो सब क्यूटेनियस होता है और मल्टी लोड यूट्राइन वाल पर एसोसिएट नहीं होता। तो 159 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। देखें क्वेश्चन नंबर 160। 160 की बात करी जाए, 160 की बात करी जाए। चलो, ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल फ्लोट टुगेदर थ्रू पल्मोनरी आर्टरी एरोटा इनटू द सर्कुलेटरी पाथवे। यस बेटा जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल से पास हो जाता है, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में चला जाता है, और बेटा एरोटा से डिफरेंट बॉडी पार्ट में चला जाता है।
इंक्रीजिंग वेंट्रिकुलर प्रेशर फोर्स ओपन सेमी ल्यूनर वाल गार्डिंग पल्मोनरी आर्टरियन। अब बेटा जो वेंट्रिकुलर प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है, जिसके कारण सेमी ल्यूनर वाल दोनों के ओपन हो जाते हैं पर राइट, ठीक। और बेटा राइट साइड से अपने अपने साइड की वेंट्रिकल से ब्लड एरोटा और आर्टरी में चला जाता है। इसलिए बेटा असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इस तरह से बेटा अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। तो 160 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। एक बार फिर करेक्ट मैच को देखें तो बेटा स्फिनॉइड क्रेनियम, इस क्रेनियल बोन है और क्रेनियल बोन है और बेटा इसी के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेट करती है सेला टर्सिका, जो बोनी सॉकेट है उसे सेला टर्सिका कहेंगे। अच्छा, जो काक्सल बोन होती है ये पेल्विक गर्डिल बनाती है, 3 बोन के फ्यूजन से बनती है। जो स्कैपुला है, जो कार्पल है, स्कैपुला है पेक्टोरल गर्डिल में है, ये ट्रायंगुलर बोन है। और जो कार्पल है वो 4 लिम्ब है और वो बनाते हैं साइनोवियल जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स। इस तरह से बेटा अपने पास ऑप्शन मिल जाएगा फर्स्ट बी फर्स्ट, फर्स्ट बी फर्स्ट। तो हो गया फर्स्ट बी फर्स्ट। 161 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, 162। देखें, आयनिक ग्रेडियंट इन रेस्टिंग इज मेंटेन बाय सोडियम पोटेशियम पंप, यस। व्हेन स्टिमुलस इज अराइव पोलराइज्ड मेम्ब्रेन के चैनल ओपन एंड Na चैनल रिमेन क्लोज्ड। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक, के चैनल ओपन एंड पोटेशियम चैनल क्लोज। जब पोलराइज में जब स्टिमुलस आ जाता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो बेटा ये सोडियम चैनल क्लोज नहीं होते हैं, ये ओपन हो जाते हैं और ये क्लोज। तो बी वाला ऑप्शन हो गया बेटा इनकरेक्ट। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर, जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है आर नॉट इनक्लोज्ड बाय स्वान सेल। तो भैया फाइबर चाहे कोई भी हो, स्वान सेल दोनों में पाई जाएगी, लेकिन अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर में वो माइलिन शीत नहीं बनाती और माइलिनेटेड में बनाती है, पर पाई दोनों में जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन सी इज फर्दर फॉल्स। नेसल ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन एक्सोप्लाज्म, जो नेसल ग्रेन्यूल होते हैं वो एक्सोप्लाज्म में मिलते हैं। बस ये बात भी गलत हो गई कि बेटा नेसल ग्रेन्यूल तो डेंड्राइट और सेल बॉडी में देखने को मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे याद रखेंगे, डेंड्राइट और सेल बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो बेटा हमें क्या तलाशना है, इज आर करेक्ट, और करेक्ट तो केवल अपने पास एक ही है। सो 162 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड। तो स्वान सेल तो बेटा माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड दोनों में पाई जाएगी, पेज नंबर 232। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 163 और 163 को देखें। इट अकर्स बिफोर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक फेज। तो बेटा डाउन स्ट्रीम प्रोसेस होती है जब कोई प्रोडक्ट बन जाता है इसके बाद, तो इट इज नॉट ए केस ऑफ बिफोर। सो फर्स्ट इज फॉल्स। अ सीरीज ऑफ प्रोसेस आफ्टर प्रोडक्ट इज रेडी फॉर मार्केट। जब प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद सीरीज ऑफ प्रोसेस की बात नहीं है, ये बात है बिफोर, प्रोडक्ट मार्केट में रिलीज होने से पहले। इट इंक्लूड प्रोडक्शन एंड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में सेपरेशन तो होगा, प्यूरिफिकेशन होगा, बट प्रोडक्शन नहीं होगा। लेकिन जो प्रोडक्ट बने हैं उन्हें सुटेबल प्रिजर्वेटिव से प्रिजर्व कराया जाए, और अगर मेडिसिन है तो उन्हें क्लिनिकल ट्रायल पर उतारा जाए, इसे आप डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहेंगे। तो 163 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ। चलें नेक्स्ट देखें 164 और करेक्ट ऑप्शन को देखें। चलो, तो ये वेल है और ये सी बेटा जो कैथोड इंड होता है यहां लार्जेस्ट बैंड होगा, और बेटा जो डी है यहां स्मॉलेस्ट होगा, और ये इंड कहलाएगा एनोड, ये इंड कहलाएगा एनोड।
और बेटा और वेल 1 में अनडाइजेस्टेड सैंपल होगा, 2, 3, 4 में डाइजेस्टेड सैंपल देखने को मिलेंगे। इस तरह से अपने पास बेटा इस तरह से जो डी है, अच्छा हाँ, तो ए हो गया, ए हो गया, ये पूरी प्लेट जो ए वाला जो इंड है, ये बेटा जो ए इंड है इसे आप कैथोड कहेंगे, और ये जो बी वाला इंड है इसे आप एनोड कहेंगे। तो आप सबसे पहले ए कैथोड के साथ चलें, तो ए कैथोड हो गया और बी एनोड हो गया, सी लार्जेस्ट हो गया और डी स्मॉलेस्ट हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। तो बेटा यहाँ एनोड की पोजीशन फिगर में नहीं, पर आप जानते हैं डीएनए निगेटिवली चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज स्ट्रक्चर की ओर मूव करेगा। चलो वो कह रहे हैं एक्स इज ए टेक्निक विच रूटीनली यूज टू डिटेक्ट HIV। जो HIV है इनके जो एक्स का सस्पेक्टेड पेशेंट हो सकता है उसे डिटेक्ट करने के लिए आप इनमें से कौन से मेथड का सहारा लेंगे? तो बेटा हम इसे पता लगाने के लिए PCR टेक्निक का सहारा लेते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज करते हैं, और ये अर्ली डायग्नोस्टिक टेक्निक का मेथड है। 165 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें 166। चलो भाई, बैंड वो बी वेयर स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट कलेक्ट इन जेल। जेल में जो रिस्ट्रिक्शन स्ट्रक्चर कलेक्ट हुए हैं इथियम ब्रोमाइड से रंगा गया है, ऑरेंज बैंड के तौर पर नजर आए। पॉजिटिव पोल है एनोड वाला जिधर रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट मूव करते हैं। टैग पॉलीमरेज एंजाइम है, पॉलीमरेज है थर्मोस्टेबल। रिकॉग्निशन सीक्वेंस वो है जहां डीएनए पीस ऑफ डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट करता है। इस तरह से अपने पास ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट बी एंड सेकंड ए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। Which one of the statement about application of gene cloning is false? जीन क्लोनिंग के रिफरेंस में इनमें से कौन सी बात इनकरेक्ट है? जीन क्लोनिंग के रिफरेंस में इनमें से कौन सी बात इनकरेक्ट है? चलो, लार्ज अमाउंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय जीन क्लोनिंग, यस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज टू डिटेक्ट प्रोटीन बाउंड टू डीएनए। बेटा डीएनए का पता लगाते हैं, प्रोटीन बाउंड का नहीं, तो यही बात हो गई बेटा इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अ क्लोन जीन कैन बी यूज टू डिटेक्ट कैरियर ऑफ द डिसीज, यस। और जीन थेरेपी अटेम्प्ट द करेक्ट डिसऑर्डर डिफेक्टिव गुड कॉपी ऑफ द जीन, यस। बेटा 4 साल की गर्ल्स चाइल्ड एडीए डेफिशिएंसी के केस में आपने इसे होते देखा। तो 167 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। चले नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड शो द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेम्परेचर फॉर पीसीआर रिएक्शन। तो बेटा डीनेचुरेशन के लिए 94 to 96, प्राइमर के लिए 54 और बेटा प्राइमरी एक्सटेंशन के लिए 72 74 डिग्री का टेम्परेचर रखा जाता है। तो 168 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखें, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच द करेक्ट गिवन apparatus। बेटा इस apparatus को देखें तो ये है हमारा जीन गन, ये है बेटा हमारा बायोरिएक्टर जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, और ये सिंपल स्टीयर्ड है, इसकी देखो बेस कर्व है। तो ये जीन गन नहीं, पेपर क्रोमेटिन नहीं है, और ये रिस्पायरोमीटर नहीं है, इट इज ए स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर। तो 169 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। ये बना हुआ है बेटा, ये सिंपल वाला है, पेज नंबर 174। नेक्स्ट देखें 170 और 170 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है?
हिंद second always cut DNA molecule particular point recognize specific sequence of 6 base pair. Yes, हिंद सेकेंड बेटा अपने पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके वहीं से कट लगाता जो 6 बेस पेयर का होता है. बिसाइड हिंद सेकेंड टुडे नाउ लो लेस देन, ये केस लेस देन का नहीं बेटा, मोर देन 900. फेज प्रोड्यूस गेमीट, बेटा फेज कभी गेमीट नहीं प्रोड्यूस करता, ये वायरस है और वायरस कभी गेमीट प्रोड्यूस नहीं करेंगे. टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस इज मोस्ट यूजफुल जेनेटिक इंजीनियरिंग. अब बेटा टाइप 1 का यूज नहीं होता बेटा, टाइप 2 का होता है, टाइप 2 का होता है. इस तरह से बेटा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट. नेक्स्ट देखिए डायरेक्ट visual selection of the method of selection of recombinant host cell on the basis of their inability to produce color in presence of chromogenic substance, chromogenic substrate can apply if vector is used. अब बेटा वेक्टर हम लोगों ने यूज किया है वो मॉडिफाइड प्लाज्मिड वेक्टर होता है ई कोलाई का. तो 171 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट. 172. The main objective of production of herbicide resistance, to eliminate burn from with it without use. तो eliminate weeds from the field of use herbicide without the use of herbicide. वीट को हटाए, जीएम का herbicide resistant है, वीट को eliminate करें without use of herbicide. तो बेटा अब हर्बिसाइड का यूज तो वहां होना ही नहीं है. इनकरेज इको फ्रेंडली हर्बिसाइड इनकरेज नहीं करना है. एलिमिनेट वीड फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ मैनुअल लेबर, बिना मैनुअल लेबर के वीड को रिमूव कराना, यही इसका गोल है. तो क्वेश्चन नंबर 172 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4. ठीक. नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 173. और 173 में देखा गया कि बेटा 1963 में लिन एंड आर्बर ने ई कोलाई में दो एंजाइम खोजे जो रिस्ट्रिक्टेड करते थे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज पे. वन इज एडेड मेथिल ग्रुप, ये मैथिल ग्रुप को ऐड करता था, वाइल अदर ये कट करता था डीएनए, और डीएनए वाज लेटर कॉल्ड आरई. बाद में बेटा इसे ही आरई कह दिया गया, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस. इस तरह से बेटा ये 72 का केस नहीं है, 67 का नहीं है, 67 का है, और इसे डीएनए लाइगेस नहीं कहा गया. तो इस तरह अपने पास ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन 4. नेक्स्ट देखें पीबीआर 322. हाउ मेनी रिकॉग्निशन साइट आर प्रेजेंट. पीबीआर 322 में बेटा 8 रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की रिकॉग्निशन साइट पाई जाती हैं. तो क्वेश्चन नंबर 174 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट. देखें तो एक तो ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, छठी ये, सातवीं ये और ये आठवीं. तो 8 रिस्ट्रिक्शन साइटें यहां देखने को मिल रही हैं. पीबीआर 3 रिकॉग्निशन सीक्वेंस प्रेजेंट इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ऑन द. ठीक, चलो बेटा अपने पास एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है सेलेक्टेबल मार्कर, और एक बेटा एम्फीसिलिन है, एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट है. तो 2 इसके पास होंगी साइटें, 2 इसके पास होगी. बैम H1 एंड सेल 1 यहां होगी, और PST1 और PUV1 यहां होगी. तो ये दोनों देखने को मिलेंगी. 175 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3. नेक्स्ट देखें टिपिकल बायोरिएक्टर. एक टिपिकल बायोरिएक्टर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है. चले बेटा एक टिपिकल बायोरिएक्टर में एजिटेटर सिस्टम भी है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम भी है, फोम कंट्रोल सिस्टम भी है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, पीएच कंट्रोल सिस्टम है, सैंपलिंग पोर्ट है, सब कुछ देखने को मिलता है. सो 176 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4.
नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। इफ द फॉरेन डीएनए कैन लाइगेट द बैम H1 साइट, अगर बैम H1 साइट्स पर लाइगेशन होगा तो बेटा बैम H1 पर तो टेट्रासाइक्लिन जीन होती है, टेट्रासाइक्लिन जीन्स होती है इन द वेक्टर PBR 322। तो अपने पास इनकरेक्ट सेलेक्ट करना तो पहले ही मामला इनकरेक्ट हो गया। अब जरा आगे की बात करें, सम प्लाज्मिड हैव ओनली 1 to 2 कॉपी। भैया बिल्कुल सही बात है, कुछ प्लाज्मिड बेटा 1 से 2 कॉपी बनाएंगे, कुछ 15 से 100 बनाएंगे। ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी आर अल्टीमेट टू प्रोड्यूस डिजायरेबल प्रोटीन। यस, तो बेटा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होते हैं वो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाते हैं, वो डिजायरेबल होती है। नॉर्मल डीएनए नॉर्मल प्रोटीन बनाता है, वो अनडिजायर्ड होती है। 177 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें भाई, फाइंड द करेक्ट मैच। तो फ्लीस डिप्टेरंस मॉस्किटो डिप्टेरंस, फ्लीस डिप्टेरन मॉस्किटो डिप्टेरंस, और आर्मी वर्म बेटा लिप्डोप्टेरन, आर्मी वर्म लिप्डोप्टेरन, और अपने पास टोबैको बट लिप्डोप्टेरन, और बेटा जो टोबैको बड वर्म है ये भी लिप्डोप्टेरन। और इस तरह से अपने पास 178 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। लिप्डोप्टेरन बेटा टोबैको बड वर्म, आर्मी वर्म एंड कोलियोप्टेरन बीटल्स हैं। ठीक, पेज नंबर 179। नेक्स्ट देखें 179। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन, इन 1997 अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑफ बासमती थ्रू इंटरनेशनल पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। तो बेटा ये है यूएस डिपार्टमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। देयर आर एस्टिमेटेड 50,000 वैरायटी ऑफ राइस, 50,000 वैरायटी ऑफ राइस इन इंडिया एलोन। बेटा यहाँ तो ये 2 लाख की बात करी गई, तो ये बात भी गलत हो गई। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990 तो 4-year गर्ल्स चाइल्ड एडेनोसिन डीएमनेस डेफिशिएंसी, ये बात हो गई ट्रू। In 1983, Eli Lilly prepared DNA sequence corresponding ABC chain of the human insulin। अब बेटा इसमें C चैन नहीं थी, C चैन नहीं, AB चैन को डाइसल्फाइड लिंकेज से बनाया। और हमें क्या ढूंढना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो अपने पास बेटा 3 स्टेटमेंट हो गए इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन 179 इज ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 180। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पीबीआर 322। बेटा पीबीआर 322 के रेफरेंस में इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। तो देखो भाई ये नेचुरल प्लाज्मिड नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। 8 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट, एक भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं होता है बेटा, इनकी रिकॉग्निशन साइट पाई जाती है। रोग कोड आर प्रेजेंट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हेल्प्स इन रिप्लिकेशन। अब बेटा जो रोग कोड होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस कराता है जो रिप्लिकेशन को रोकने में मदद करेगा, ये बात तो सही हो गई, ये बात केवल सही हो गई। और रिस्ट्रिक्शन साइट बैम H1 सेल 1 हैव ए सेलेक्टेबल मार्कर टेट्रासाइक्लिन, ये बात भी सही हो गई। दे हैव 3 सेलेक्टेबल मार्कर, ये बात गलत हो गई बेटा, 2 ही सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं। इस तरह से 180 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ। तो 180 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। और सारी चीजें देख लें बेटा, याद रखना है कोई भी आरी बेटा इस प्लाज्मिड पीबीआर 322 में नहीं होता, इनकी रिकॉग्निशन साइट होती है, इस बात को बार बार आपको याद रखना होगा। तो बेटा ये था आरबीटीएस का डिस्कशन, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।